नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। भोपाल से बड़ी खबर है। 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए कमलनाथ ने एक कोर टीम का गठन किया है। टीम में एनपी प्रजापति, जीतू पटवारी, सज्जन सिंह वर्मा, सुखदेव पांसे, हनी बघेल को शामिल किया गया है। उपचुनाव के लिए यह टीम रणनीति बनाएगी और शिवराज सरकार की जो नाकामियां हैं उनको भी जनता के बीच पहुंचाने की कोशिश उपचुनाव से पहले की जाएगी। हालांकि अभी कोरोना का संकट चल रहा है, लेकिन कांग्रेस एक्टिव हो गई है क्योंकि कांग्रेस को यह उम्मीद है कि इन 24 सीटों पर अगर वो चुनाव जीतती है तो वापसी का जो रास्ता है वो वापस बन सकता है और इसीलिए अभी से कमलनाथ दोबारा से तैयारियों में जुट गए हैं। और हमारे एडिटर इन चीफ दिलीप तिवारी इस वक्त जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। दिलीप जी, अभी से कांग्रेस एक्टिव हो गई है, ये जो टीम बनाई गई है किस तरीके से देखते हैं आप इसे? देखिए, कांग्रेस एक्टिव नहीं हुई लोकेंद्र। कांग्रेस को डीएक्टिवेट कर दिया था बीजेपी ने। तो डीएक्टिवेट करने के बाद वो पॉज बटन दब गया था और वो इस समय थोड़ा इंतजार कर रहे हैं क्योंकि अब उनको सही समय पर सही जवाब देना है। तो कमलनाथ ने अपनी एक कोर टीम का फिर से पुनर्गठन कर लिया क्योंकि उनकी कोर टीम में पहले सिंधिया भी होते थे और भी नेता होते थे, लेकिन अब उनको लगता है कि जो जमीन पर जाकर लड़ेंगे बीजेपी को जवाब देंगे क्योंकि बीजेपी के पास इस वक्त सत्ता भी है और दूसरा केंद्र की ताकत भी उनके पीछे है। जो आरोप कमलनाथ ने लगाया था कि सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का ख्याल नहीं रखा, इन्होंने कोरोना के संकट के दौरान भी राजनीति की बीजेपी वालों ने, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनका आरोप यह था कि संसद वो चलाते रहे, यहाँ विधानसभा को चलवाते रहे ताकि मौका मिल जाए कांग्रेस की सरकार को गिराने का। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां किस तरह से उड़ाई गई वो आपने देखा कि बेंगलोर का मामला हो, सीहोर में रिजॉर्ट में रखने का मामला हो, या फिर हाल के दिनों में आपने बहुत सी तस्वीरें देखी होगी विधानसभा सत्र के दौरान भी। कुल मिलाकर अगर आप देखें तो कोरोना के संकट से राजनीति करना लोगों ने बंद कर दिया, ये कहना गलत होगा क्योंकि राजनीति ने एक नया रंग ले लिया है और रंग ये ले लिया है कि कोरोना के संकट के बीच में भी हर कीमत पर साम दाम दंड भेद सत्ता में बने रहना है। अब कमलनाथ की चुनौती ये है कि एक सिपाहीसालार जो कांग्रेस के थे, जो खुद को... दिलीप जी, मैं आपको रोकूंगा। इस वक्त पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति भी जुड़ गए हैं। एनपी प्रजापति जी, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे एडिटर इन चीफ दिलीप तिवारी इस वक्त जुड़े हुए हैं, वो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार एनपी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि नर्मदा में पानी बहुत बह गया, आपकी सरकार तक गिरा दी बीजेपी वालों ने, तो उनको कोरोना का डर नहीं लगा? आपकी सरकार गिराने के लिए आपको विधानसभा चलाने के लिए मजबूर किया गया, राज्यपाल के यहाँ रात भर जो है वो ज्ञापन देने गए, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट की दौड़ लगाई, जो भी आप कहें कानून का दांव पे जो भी था, अंतिम सत्य ये है कि आप सत्ता से बाहर हैं। अब आपको कौन सा डर है? जब उन्होंने कोरोना के संकट में सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स की धज्जियां उड़ा दी तो आप अपने नेता से मिलने में क्यों घबराएंगे? किसने ऐसा आपको कहा कि आपको मिलना नहीं चाहिए? और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए देश में बड़े बड़े काम हो रहे हैं, सरकारें चल रही हैं, व्यवस्था चल रही है। कई जगह तो हमने देखा कि मुख्यमंत्री के बेटे की शादी हो या पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे की शादी हो, वहां पे हजारों लोग इकट्ठे हो गए। तो आपको क्या डर है 7 लोगों को 8 लोगों को इकट्ठा होने में? 24 सीटें जितनी आपको प्रजापति जी, कैसे जीतेंगे? पहली बात, नर्मदा प्रसाद मैं बोल रहा हूं तो नर्मदा में पानी अभी बाकी है। नर्मदा भी सत्य और असत्य पे चल रही है। अभी असत्य की जीत हुई है, सत्य प्रताड़ित हुआ है। नंबर 2, जो लोग रात रात में चिट्ठियां लिखते थे वरिष्ठ पदों पर बैठे हुए संवैधानिक रूप पर, माफ करना, मैंने विधानसभा भंग करवाई थी, स्थगित करवाई थी 10 दिन के लिए कोरोना को लेके, क्योंकि कुछ राज्यों की विधानसभाएं स्थगित कर दी थी कोरोना को लेके, और मैंने भी वही किया था कि कोरोना की बात पहले हुए, अभी हम सोशल डिस्टेंसिंग कर लें, लेकिन उसका माखौल उड़ाया गया। मैं संविधान में बैठे हुए वरिष्ठ पदों पे लोगों ने, और उस समय कोरोना पे ध्यान न देके सिर्फ सत्ता लोलुपता पे ध्यान दिया गया। माफ करिएगा, ये शब्द मुझे प्रयोग नहीं करना चाहिए, किंतु लेकिन चलिए पानी बह गया, लेकिन चलिए पानी बह गया। नर्मदा प्रसाद जी, आपके नाम में नर्मदा है। विभीषण तो आपने किया, विभीषण तो आपके घर में था, लंका उन्होंने ढाई, लेकिन विभीषण तो आपने दिया, आपके परिवार से निकल कर गया। प्रदूषण मेरे घर में नहीं था। मेरे घर में मतलब कांग्रेस के घर में, कांग्रेस के घर में, भाई साहब घर में मतलब भाई साहब
इस नर्मदा को प्रदूषित किया गया। वो किसने किया? जो सत्ता में आना चाहते थे उन्होंने प्रदूषित किया। नहीं तो नर्मदा तो अच्छी चल रही थी, राजनीति अच्छी चल रही थी, लेकिन उनने प्रदूषित करके नर्मदा को गंदा किया और आज वो गंदे खेल में खेल रहे हैं। जबकि उस समय नर्मदा को प्रदूषित ना करते हुए इन लोगों को कोरोना से लड़ाई लड़ना चाहिए। और सिर्फ मध्य प्रदेश की बात नहीं है, कोरोना की लड़ाई तो देश में शुरू हो जाना चाहिए थी, क्योंकि अन्य देशों में शुरू हो चुकी थी। लेकिन भारत देश ही क्यों बाद में शुरू किया? आखिर क्यों रुका रहा भारत देश कि मध्य प्रदेश में राज्य का एक गठन हो जाए सरकार का, उसके बाद भारत देश लॉकडाउन पे जाएगा? सॉरी, ये बहुत बड़ा विषय है। आज जो आपने प्रश्न किया है, हाँ, हम लोग राजनीति में हैं, हम लोग उठते बैठते हैं। हम अपने पीसीसी चीफ, प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी के साथ लगातार उठते बैठते हैं और उसमें किसी को वो भी नहीं होना चाहिए, दखलंदाजी भी नहीं देना चाहिए। क्योंकि अगर आप लोग राजनीति कर रहे हैं, हम लोग भी राजनीति कर रहे हैं, हम लोग भी रणनीति बना रहे हैं। अगर हम लोग रणनीति ना बनाएंगे तो कौन बनाएंगे? क्योंकि हम लोग राजनीतिक दल के लोग हैं। और अगर हम 2-4 दिन में रोज मिलते हैं, रणनीति बना रहे हैं, 24 विधानसभा में चुनाव हैं और रणनीति बनाना तो हमारा धर्म है, क्योंकि हम लोग राजनीतिक लोग हैं। और अगर मिल बैठकर एक कप चाय पीते हैं अगर, और सोशल डिस्टेंसिंग के नाते हम चर्चा करते हैं, जैसे आपने बयान किया कि एक मुख्यमंत्री अपने लड़के की शादी में तो हजारों लोगों को बुला लेता है, पर हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ ऐसा ना कुछ है ना हो रहा है। हाँ, लेकिन सामयिक रूप पे या तो मिलते हैं या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं या मोबाइल पे बात करते हैं। हम ऐसी सब चीजें करते हुए रणनीति बना रहे हैं और जो लाजमी भी है, वर्तमान का समय बोल रहा है। नर्मदा जी, मैं आपसे ये पूछूं कि गंगा हो गई है क्या बीजेपी, जिसमें सब डुबकी लगा के पवित्र हो जाते हैं? पार्टी विद डिफरेंस, चाल, चरित्र और चेहरा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जो मंत्री यहाँ पे थे वो उनके सेनापति के साथ जाके एकदम से पवित्र हो गए, एकदम से पवित्र हो गए। क्या वही मंत्री लोग वो सब कृत्य नहीं कर रहे थे? कर रहे थे, और वो लोग गले गले तक डूबे हुए थे। लेकिन भाजपा में जाते ही शुद्ध हो जाते हैं। मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती है कि ये कौन सी लोकतंत्र की नई परिभाषा बनती जा रही है इस देश में, कि जब तक सामने वाले चिल्लाते हैं कि ये लोग गंदे लोग हैं, ये लोग भ्रष्टाचारी हैं, इन लोगों में ये कृत्य करने की क्षमता है, लेकिन वही लोग जब भाजपा में जाके मिल जाते हैं तो वो शुद्ध हो जाते हैं, गंगा नहा के चले जाते हैं। ये परिभाषा कहीं ना कहीं देखना चाहिए, बदलना चाहिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा आज चौथा स्तंभ इस प्रकार की बात संज्ञान में ला रहा है, यानी इस देश का लोकतंत्र मान के चलिए आप चौथे स्तंभ के कारण कहीं ना कहीं बचा हुआ है। नर्मदा जी, मेरा सवाल ये भी है, मैं जनता के तरफ से सवाल करता हूं, मैं प्रहरी हूं, वॉचडॉग हूं, और मुझे ये पूरा अधिकार है कि मैं सिर्फ उन मुद्दों पर बात करूं जो जनता के मुद्दे हैं। और जनता जिन मुद्दों को, चाहे आप विपक्ष की भूमिका में हो, चाहे आप सत्ता पक्ष की भूमिका में हो, उनसे वो सवाल करना चाहती है, लेकिन जनता को वो अधिकार नहीं मिल पाते हैं या उनके पास एक माध्यम नहीं होता। मैं आपके और उनके बीच में और सरकार के और आपके बीच में एक कड़ी हूं। जो सवाल आप सरकार से पूछना चाहते हैं मैं उनको कटघरे में खड़ा करता हूं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि संजय पाठक हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, क्या कांग्रेस में ऐसे लोग नहीं बचे हैं जो सत्ता न रहने पर, सांसद न होने पर, विधायक न होने पर संघर्ष कर पाए या क्षमता खत्म हो गई? आप कह रहे हैं नर्मदा में पानी बचा है, बाकी है, लेकिन इनके अंदर जो एक तरह से कहें कि सत्ता के बिना जो छटपटाहट है वो तो सामने दिख गई। 1-1.25 साल में आप दूसरी पार्टी में चले गए, जिसको कहते थे माफ करो महाराज, हमारे नेता शिवराज, उनको ही महाराज ने माफ कर दिया। जी 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 जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इन सब प्रश्न का सिर्फ एक ही जवाब है। एक पिक्चर आई थी त्रिशूल, मेरे पास धन है, दौलत है, जायदाद है, मकान है, गाड़ी है, घोड़े हैं, तुम्हारे पास क्या है? तो जवाब मिलता है मेरे पास माँ है।
मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि माँ छोड़ के चले गए अच्छा लग रहा है क्या? माँ छोड़ के चले गए अच्छा लग रहा है क्या? आपके प्रश्न का ये जवाब है। ठीक, लेकिन एनपी प्रजापति जी हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर भी जुड़ गए हैं इस वक्त, हरीश दिवेकर जी, वो भी आपसे सवाल करना चाहते हैं। हरीश जी, आप सवाल कर सकते हैं। जी, मेरा सवाल ये है कि आज जो बैठक होनी थी और क्या हरीश एक सेकंड रुकिएगा आप। हरीश, मैं आपसे आप नर्मदा जी से सवाल करें उससे पहले मैं आपको भी जोड़ के सवाल करूंगा। हरीश, ये इस वक्त माहौल क्या है? क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती जो है नर्मदा जी की हो, कमलनाथ जी की हो, शिवराज सिंह चौहान जी की हो या किसी भी नेता की जो प्रदेश के लिए काम कर रहा है, जिसको सत्ता पर बैठाया गया है या सत्ता से जो बाहर हो गए हैं, आज के दौर में सबसे बड़ा संकट मध्य प्रदेश की जनता के लिए जो मुझे समझ में आता है एक पत्रकार के तौर पर, एक आम व्यक्ति के तौर पर, वो ये है कि किसानों को उनकी फसल के उचित दाम मिले, उनकी फसल मंडी में चली जाए, जो उनकी फसल खराब हो रही है उसका मुआवजा मिल जाए, उनकी गहाई कटाई समय पर हो जाए, या फिर उनकी जुताई का कार्यक्रम शुरू हो जाए, उनको खाद बीज मिल जाए, पानी सही समय पर मिले, सही समय पर बिजली मिले। कोरोना के संकट के बीच में हॉटबेड बनी हुई है दिल्ली के बाद की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली के बाद जो सबसे ज्यादा निगाहें वो कहीं पर अगर हैं तो मध्य प्रदेश पर हैं कि भाई आखिर हो क्या गया इंदौर को, भोपाल को और पूरे मध्य प्रदेश को। क्योंकि दिल्ली से मरकज ने, जमातियों ने मरघट तक पहुंचाया और उसके बाद कई लोगों को वो कब्रिस्तान तक ले गए। उन्होंने केवल अपनी कौम का नुकसान नहीं किया, कईयों को जहर दे दिया एक तरह से कोरोना का। बहुत से लोग जूझ रहे हैं, जान संकट में पड़ी हुई है। नर्मदा जी, इससे पहले की सवाल करें हरीश आपसे, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि आज की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए एक राजनेता की, एक मंत्री की, एक मुख्यमंत्री की, एक विधायक की, एक सांसद की? निश्चित तौर पर पहले होना चाहिए कोरोना से लड़ाई में। प्रदेश पूरी तरह चपेट में आ चुका है। हरीश रुकिएगा, नर्मदा प्रसाद जी जवाब दे रहे हैं, फिर आप जवाब दीजिएगा। लड़ाई इसलिए होना चाहिए जब जनवरी 30 में पहला केस आ गया था केरला में, WHO ने अपना पत्र लिख दिया था मार्च 12 में। एहतियात के तौर पर सब तैयारियां शुरू हो जाना चाहिए थी। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की चिट्ठी को संज्ञान में लेते हुए भारत सरकार ने 12 तारीख में चिट्ठी लिखी थी सभी राज्यों को। अब प्रश्न ये उठता है कि जब ये सब पूरी दुनिया में चल रहा था तो हम देर से क्यों जागे, हमने बाद में एहतियात क्यों बरते? आज भी माफ करना, हमारे पास जो किटें होना चाहिए क्या वो प्रत्येक राज्य के पास पहुंच गई? क्या हमारी प्राथमिकता वो नहीं होना चाहिए? क्या हमारी प्राथमिकता आज इंदौर और भोपाल में अगर ये चीज बढ़ रही है तो उसको रोकने के लिए हमको मेडिकली एड कितने तरीके से और कितने पहुंचा देना चाहिए? क्या हम सिर्फ अभी ऑर्डर ही देते रहेंगे? क्या वहां तक जितनी मात्रा में हमको किटें चाहिए वो नहीं पहुंचना चाहिए? क्या रोकथाम की ये स्थिति नहीं है? हम एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन न लगाएं। आज ये करें कि हम मानव सेवा करते हुए कितनों की जानें बचा सकते हैं, कोरोना को कितनों से बाहर ला सकते हैं। आज एक प्राइवेट हॉस्पिटल है भोपाल की, चिरायू, बहुत बढ़िया काम कर रही है। एक इंदौर की है अरविंदो, बहुत बढ़िया प्राइवेट काम कर रही है। हम भारत सरकार के लोग वो सब दवाइयां मुहैया क्यों नहीं करवा रहे हैं? सबके ऊपर तो हम कुछ ना कुछ बाइंडिंग लगा रहे हैं। आज देश में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जान का खतरा है, इसलिए वो हर नियम कानून को मानने के लिए तैयार है। एनपी जी, वो सहयोग कर रहा है। एनपी जी, वो सहयोग कर रहा है। एनपी जी, लेकिन सरकारों के स्तर पर जो तैयारी होना चाहिए वो नहीं है। नर्मदा जी, मैं यही कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि सरकारों की जो तैयारी होनी चाहिए वो नहीं है। उनको सत्ता बनाने के लिए, सत्ता में आने के लिए पूरी जुगत करने का समय था। आपको सत्ता में बने रहने के लिए पूरी ताकत लगानी थी, आपने लगाई। वो ये कह रहे हैं कि जब कोरोना का संकट आया, जब एडवाइजरी आई, तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार थी, मध्य प्रदेश में कमलनाथ के मंत्री काम कर रहे थे, लेकिन सारे लोग आईफा में लगे हुए थे। कोई आईफा में नहीं लगे हुए थे। आईफा तो पहले ही कैंसिल किया जा चुका था 5 मार्च में।
ये बिल्कुल गलत बयानी है। 5 मार्च में कैंसिल कर दिया था कि वर्ल्ड वाइज ये कोरोना आ गया इसलिए कैंसिल कर दें। ये लोग हम लोगों को सताने में लगे थे। ये जानते थे भाजपा वाले कि अगर ये लोग बने रहे तो कोरोना से प्रदेश को बचा के ले जाएंगे, इसलिए ये लोग सत्ता की लोलुपता में, चाहे ये मौजूदा राजभवन हो, हैं चाहे राजभवन हो और चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, प्रजापति जी को कहा नहीं दौड़ाया। प्रजापति जी सुप्रीम कोर्ट दौड़ा दिया हमको। प्रजापति जी के अंदर रात चिट्ठी लिखी जा रही राजभवन से। मौजूदा गृह मंत्री हैं और मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री हैं, नए अभी 2 मंत्रालय उनके पास आए हैं। हाँ। उन्होंने कहा, नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा कि कमलनाथ सरकार जैकलीन के जैक पर टिकी हुई थी। जैकलीन के जैक का मतलब है कि जैकलीन फर्नांडिस और सलमान खान की आवभगत में लगी हुई थी और उन्हीं के सहारे थी, उन्हीं के भरोसे थी। देखिए, ये विषय को अंतर्गत करने के लिए, विषयांतर करने के लिए कुछ भी ऐसी नई चीज छोड़ दो ताकि मूल विषय से बात हट जाए, ये इनका सगल रहा है। ये लोग यही चाहते हैं कि मूल विषय से आप चलो भाई, देश में आप जो कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, या हम घर के अंदर रह रहे हैं, मैंने भूल बात बोली, हर व्यक्ति अपनी जान की चिंता खुद करता है। हम तो बोलने वाले लोग हैं, जो मूक रहते हैं, जो जंगल में रहते हैं, वो भी जब आग लगती है जंगल में तो अपनी जान बचा के फंसते हैं। हम सब अपने अपने घर में हैं क्योंकि ये बीमारी ऐसी आई है। लेकिन ये जैकलीन की बातें मत लाओ बीच में। बात ये लाओ कि कोरोना से बचत कैसे कर रहे हो। क्या आप एक गरीब के घर में 5 किलो गेहूं देके उसकी भरपाई कर रहे हैं? ये आपका तरीका है? या 2 किलो दाल देके आप उसकी जिंदगी बचा रहे हैं? अरे आपको तो अब तक शिवराज जी मध्य प्रदेश के हर उस गरीब नागरिक के खाते में 1-1 हजार रुपए डाल देना था प्रति माह के हिसाब से। आपको तो हर घर में अच्छी मात्रा में तेल, मसाले और अपने दालें और गेहूं ये पहुंचा देनी थी। आपके भंडार भरे हुए हैं। पिछले 1.5 साल में जो कमलनाथ सरकार ने गोदामें भरी थी उत्पादन करके, वो भंडार भरे हुए हैं। खोलो ना आम जनता के लिए, करो ना उनकी सेवा। जो बेचारे सेवकों पे उतरे, जो गली गली भटके अनाज के लिए। अभी तो 1 महीना हुआ है, अगर ये 1 महीना और बढ़ गया होगा तो आप उस दृश्य को समझिए और सरकार को उस दृश्य को समझते हुए फिर आगे के कदम उठाने चाहिए। बी पॉजिटिव, सकारात्मक सोचो। नकारात्मक सोचने की और नकारात्मक आक्रमण करने की अभी घड़ी नहीं है। अभी तो सकारात्मक सोच करने की घड़ी है कि प्रदेश की जनता को हम कैसे लेके चलें, प्रदेश को कैसे बचाएं। और हम विपक्षियों से भी आप सकारात्मक सुझाव मांगिए। आप हम लोगों को अलग मत बिठाइए, क्योंकि आज हम लोग भी 230 में से 100 विधायक यानी आधे विधायक प्रदेश के जनप्रतिनिधि हैं। आपका कर्तव्य है कि आप लोगों को हमसे भी सुझाव लेना चाहिए। नर्मदा जी, आप कह रहे हैं नर्मदा में पानी बाकी है, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। ये एक हमारे लिए एक आधार है जिंदगी का। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपके सरकार में रहते हुए, क्योंकि आप तो विधानसभा अध्यक्ष थे, तो आप दल की राजनीति से ऊपर उठ जाते हैं, एक कुर्सी ऐसी थी। लेकिन अब आप विधायक हैं, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं। ये जो दावेदार थे उप मुख्यमंत्री पद के, जिनकी वजह से सरकार से आपको बाहर होना पड़ा, कहा गया चुनौती दी गई थी कि वो सड़क पर आ जाएं, तो वो सड़क पर आ गए और आपको भी सड़क पर ले आए। लेकिन आप कह रहे हैं नर्मदा में पानी बाकी है, जल संसाधन मंत्री तो उनको बना दिया, तुलसी सिलावट को। तो आपका कुछ तालमेल है क्या कुछ ऐसा कि आपके पानी को संभाल के रखेंगे? पहले थे वो स्वास्थ्य मंत्री, अब अगर फिर से स्वास्थ्य मंत्री बना देते तो जब यहाँ पे कोरोना था उस समय वो बैठे थे बेंगलुरु में, तो लोग उनको पूछते प्रश्न, तो इसलिए चालाकी की उनको स्वास्थ्य मंत्री की जगह जल संसाधन मंत्री बना दिया। मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, अभी बीच में 2 दिन पहले बहुत अच्छी बात निकली थी कि गद्दारी तो हम 22 में की थी, लेकिन गद्दी 2 को क्यों दी? उप मुख्यमंत्री तो 2 बनने थे, लेकिन मंत्री सब क्यों बने? ये बहुत व्यापक प्रश्न है राजनीतिक। और आज की तारीख में जो जनता की सेवा नहीं हो पा रही थी, जो जमीन पे उतरना चाहिए थे
और बोल रहे थे कि हमको तो दिलीप जी, हमारे पास समय की कमी है, अगर आप आखिरी सवाल पूछना चाहें इस वक्त 2 मिनट मात्र है हमारे पास। पूछिए। देखिए हम अभी ब्रेक लेने के बाद भी नर्मदा जी के साथ जुड़े रहेंगे, क्योंकि मामला एक ऐसा मामला है जिसमें राजनीति में शुचिता की जरूरत है जी। शुचिता के साथ साथ ये है, इस समय हमको कोरोना ने एक चीज अच्छी और सिखाई है कि नदियों को जीने दो और जानवरों को भी जीने दो, पर्यावरण को भी जीने दो। तो नर्मदा जी, मैं आपसे सवाल पूछ के ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद फिर मैं लौटूंगा। मेरे साथ सहयोगी हरीश दिवेकर जुड़े हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि आपकी उम्मीदें क्या इसी बात पर टिकी है कि उनके अंदर फूट पड़े, उनके अंदर मतभेद पैदा हो, तब आप सत्ता में वापस आ जाओ, या फिर आप अपने जो ताकत है या आप जिस ताकत की बात कर रहे हैं, या जनता का जो गुस्सा होगा या तो वो महाराज के खिलाफ होगा या शिवराज के खिलाफ होगा, तो आपकी उम्मीदें इस पर टिकी हैं, या फिर आपके जो लोग हैं, जो हारे हुए लोग थे, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, आप उनको ले आएंगे और इनको हरवाएंगे, क्योंकि इन्होंने, जैसे आपने कहा कि पार्टी माँ होती है और माँ को धोखा दिया है। दूसरी बात यह है कि जो कल तक वो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, अब वो जल्द शासन में खुश हैं, तो अब बाकी क्या करेंगे? झुंझुना पकड़ा दिया उनको कि अभी रुको, इंतजार करो। 5 मंत्रियों के विभाग बट गए हैं और अब बाकी सब इंतजार कर रहे हैं। 2 को मलाई मिली, बाकी सब क्या करे, भजन करे? देखिए साहब, मेरे ख्याल से इन लोगों को झांझ नजीरा दे दिया है इन लोगों ने कि बैठ कर हंसते ना हो। हाँ, हम लोग विधिवत रणनीति बना रहे हैं, जिसके लिए हम लोग मिलते भी हैं, बैठते भी हैं माननीय कमलनाथ जी के साथ, अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ। हम लोगों की फोन पे लगातार चर्चा भी चल रही है, जो प्रदेश के वरिष्ठ नेता लोग, और रणनीति बनाना हम लोग का इस समय का लाजमी कर्तव्य है, उसके तहत हम लोग चल रहे हैं। हाँ, तो राजनीति में, रणनीति में जिनके कुछ लूपहोल्स होते हैं, जो कमजोरियां होती हैं, निश्चित तौर पर जनता के बीच में तो उनको लानी पड़ेंगी, जो आपके प्रश्न में छुपी हुई है कि महाराज ने क्या किया और उनने क्या किया, कौन बिके और कौन ने किसको खरीदा। ठीक है, ये प्रश्न तो अपने आप जनता में पहुंच गया, क्योंकि जनता खुद सोच रही कि मैंने इनको 5 साल के लिए पहुंचाया था, ये लोग बिक गए, इन लोगों को खरीद लिया गया, खरीदने वाले ने खरीद लिया, बिकने वाला बिक गया। जनता का क्या दोष? जनता ये सोच रही कि हमने तो 5 साल के लिए पहुंचाया था, ये 1.5 साल में ऐसा क्यों कर ले? हमने तो 5 साल के लिए पहुंचाया था एक दल को कि ये दल आए, क्योंकि 15 साल से दूसरे लोग सेवा कर रहे थे, अब ये नए दल को मौका दीजिए, 5 साल ये लोग सेवा करें, ताकि एक नई ऊर्जा और एक नई चीज नौजवानों में, मजदूरों में, किसानों में निकल के आए। नर्मदा जी, जरा आप हमारे साथ बने रहिएगा, अभी थोड़ा हम इंतजार करेंगे, आपके साथ वापस लौट रहे हैं। ब्रेक लेना पड़ेगा, क्योंकि सवाल जो है वो इसका भी है कि जो अपने इस वक्त विज्ञापन दिखाना चाहते हैं, उनकी भी हमको चिंता करनी पड़ेगी। आप बने रहिए हमारे साथ, हम ब्रेक के बाद फिर लौट रहे हैं आपके पास। कांग्रेस की जो कोर टीम है वो उपचुनावों को लेकर रणनीति बनाएगी। शिवराज सरकार की नाकामियों को जनता के बीच अब कांग्रेस लेकर जाएगी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण, बढ़ते अपराध को मुद्दा कांग्रेस पार्टी की ओर से बनाया जाएगा। उपचुनाव को लेकर तैयारियों में कांग्रेस पार्टी जुट गई है। रणनीति पूरी बनाई जाएगी कांग्रेस पार्टी की ओर से। 24 विधानसभा सीटों पर दरअसल उपचुनाव होने हैं और इसको लेकर अभी से कमर कसनी शुरू कर दी है कमलनाथ और उनकी टीम ने। कौन कौन शामिल है इस कोर टीम में, ये भी आप जान लीजिए। उपचुनाव के लिए रणनीति कांग्रेस की ये जो कोर टीम है वो बनाएगी। शिवराज सरकार की नाकामियों को जनता के बीच ले जाने की तैयारी कर रही है कांग्रेस पार्टी। जो नाकामियां हैं उनको जनता के बीच ले जाया जाएगा। इसको लेकर रणनीति पूरी बनाई जाएगी। जिम्मेदारी भी बाकायदा तय की जा रही है। इस कोर कमेटी में जो सदस्य, जो लोग शामिल किए गए हैं, उन पर यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी कि किस तरह से, किन मुद्दों के साथ आखिर जनता के बीच इन उपचुनावों के लिए जाना है, किस तरह से सरकार जो है, सरकार की रणनीति है, उन्हें घेरना है। उपचुनाव के लिए कांग्रेस की कोर टीम की ओर से रणनीति पूरी तय की जाएगी। पूरा रोड मैप तैयार किया जाएगा। शिवराज सरकार की नाकामियों को जनता के बीच पहुंचाना इस कोर कमेटी की प्राथमिकता में होगा। तो टीम में कौन कौन शामिल हैं ये भी आपको बता देते हैं एक बार फिर से। टीम में कमलनाथ तो होंगे ही, इसके अलावा कमलनाथ के जो बेहद करीबी कहे जाते हैं वो सभी इस टीम का हिस्सा होंगे। जीतू पटवारी को भी टीम में शामिल किया गया है। इसके अलावा सज्जन सिंह, सुखदेव पासे, सुरेंद्र सिंह बघेल, सुरेश पचौरी, ये वो नाम जो कि कोर कमेटी का हिस्सा हैं।
तो उपचुनाव के लिए रणनीति बनाई जाएगी कांग्रेस की कोर टीम की ओर से। शिवराज सरकार की नाकामियों को जनता के बीच लेकर जाएगी कांग्रेस पार्टी। पूरी तरह से तैयारियों में कांग्रेस पार्टी जुट गई है 24 विधानसभा सीटों पर। और अभी जिस तरह से हाथ से सत्ता गई है, उसके बाद ये पूरी कोशिश रहेगी कांग्रेस की कि जो नाकामियां रही हैं अभी तक सरकार की इन कुछ ही दिनों में, उनको किस तरह से लेकर जाना है। कोरोना को लेकर जो प्रदेश में स्थितियां हैं, कई हॉटस्पॉट हैं, कई जिले ऐसे हैं जो कि पूरी तरह से प्रभावित हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। कैसे इन मुद्दों को भुनाना है, जनता के बीच कैसे लेकर जाना है, इस सब की प्लानिंग कोर कमेटी करेगी। तो पूरी ताकत झोंकी जाएगी कांग्रेस की ओर से इन उपचुनावों में। शिवराज सरकार की नाकामियां जो रहेंगी, जो हैं शिवराज सरकार की नाकामियां, उन पर काम करने वाली है कांग्रेस पार्टी इन विधानसभा चुनावों में। कोई कोर कसर इन चुनावों में कांग्रेस नहीं छोड़ेगी और यही वजह की तैयारियां शुरू हो गई हैं अभी से। 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए कोर कमेटी बना दी गई है। टीम में एनपी प्रजापति, जीतू पटवारी, सज्जन सिंह, सुखदेव पासे, ये सभी नाम शामिल हैं। विजय लक्ष्मी साधो, सुरेश पचौरी भी कांग्रेस की इस कोर कमेटी का हिस्सा हैं। बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं ये उपचुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए भी, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। लेकिन कांग्रेस अभी से तैयारियों में पूरी तरह से जुट गई है, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और ये 24 विधानसभा सीटें देखिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं, पूर्णांक गणित इससे डिपेंड करेगा आगे। और चलिए मेरे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर भी जुड़ गए हैं, हरीश जी, उनका हम रुख करेंगे। उनके साथ मौजूद हैं एनपी प्रजापति। ओवर टू यू सर, बातचीत आप कर सकते हैं। हरीश, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी, एनपी प्रजापति जी, मैं आपसे सवाल है मेरा कि जब प्रजापति जी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए हरीश जी। हरीश जी आपकी आवाज मेरा ये सवाल है कि जिस तरह से कोरोना महामारी मध्य प्रदेश में, जी जी जी, कोरोना महामारी जिस तरह से प्रदेश में फैली है, उसको लेके जो सियासत चल रही है और सियासी कोरोना चल रहा है, आपको लगता नहीं है अगर भाजपा और कांग्रेस दोनों दल के नेता अपनी जिम्मेदारी निभाते तो आज कोरोना जिस भयावह स्थिति पहुंचा है और इंदौर में जिस तरह से विस्फोट हुआ है, वो स्थिति नहीं होती आज? जी, 23 मार्च में 7 प्रकरण आए मध्य प्रदेश में। तब शिवराज सिंह ने मुख्यमंत्री पद संभाल लिया था। आपका जो प्रश्न है बिल्कुल सामायिक है। मेरा भी ये कहना कि हम लोग भी लगभग 100 विधायक हैं 230 की विधानसभा में, अन्य निर्दलीयों को मिला के ले तो अब ये काम सत्ता का होता है कि विपक्ष का भी वैसा समन्वय बनाए और विधिवत ऐसी महामारी के लिए रणनीति में हम लोग को भी हिस्सा लें, बनाए। और लोकतंत्र का यही तो एक स्वरूप है और उसके तहत फिर हम देखें क्या करना चाहिए। हमको बड़ा दुख होता है कि 23 मार्च में जहां पर 7 मरीज थे, आज वहां कितने 1700 के ऊपर पहुंच गए, 80 के ऊपर मौतें हो गई हैं। हमारे प्रदेश में हम लोग हैं तो हम लोग को दुख नहीं हो रहा होगा क्या हमारे पास कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए वो सब चीजें आ चुकी हैं, हो चुकी है? बिल्कुल। एनपी प्रजापति जी, हमारे साथ हमारे संपादक दिलीप तिवारी भी जुड़ गए हैं। दिलीप जी भी आपसे सवाल करना चाहते हैं। जी, नर्मदा भाई, ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था का दोष है या राजनीति का दोष है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने सहयोगियों से कहूंगा कि एक बार मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी का एक जो बयान था जो मेरे से चर्चा के दौरान उन्होंने दिया था, उसको जरा सुना दिया जाए। आप सुन लीजिए, फिर जवाब दीजिएगा। जी बिल्कुल, प्रजापति साहब आप हमारे साथ बने रहिए। वो बयान जो है वो हम जरूर एक बार सुनाएंगे अपने दर्शकों को। और आपके मुख्यमंत्री कहते हैं जनता भगवान है, ये जनता पूरे मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ और बच्चों के मामा है, लेकिन जनता के प्राण जा रहे हैं। भोपाल में प्राण चले गए,
आपके इंदौर के हालात आप देख रहे हो कि जो नंबर 1 है स्वच्छता में, वो आज नंबर 1 बन गया है कोरोना के पॉजिटिव और मरीजों में और मौत में। ऐसे कैसे हो रहा है? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वो क्यों बना। जो जमाती लोग थे वो 22 तारीख के पहले जब यहाँ कांग्रेस की सरकार थी वो लगातार आते चले गए, इंटेलिजेंस फेल हो गई। ये जो कांग्रेस की सरकार थी वो आईफा अवार्ड में भेजी थी। इंदौर में आईफा कैसे हो, पूरा प्रशासन उन्होंने आईफा पे लगा दिया था। जैकलीन की चिंता हो रही थी, सलमान खान की चिंता हो रही थी, जमातियों की चिंता नहीं हो रही थी, जैकलीन की चिंता हो रही थी। जैकलीन के जैक से सरकार को उठाए हुए थे। बिल्कुल दिलीप जी, सर हमने बयान सुनवाया, अब आप एनपी प्रजापति से सवाल पूछ सकते हैं इस पर। प्रजापति जी खुद जवाब दे देंगे, सुन लिया उन्होंने, हमको सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। मैंने जवाब दिया, जब जो दल स्वास्थ्य सेवाओं में कमजोर पड़ रही है, कोरोना से अपने प्रदेश के लोगों को बचा नहीं पा रही है, उस मुद्दे को भटकाने के लिए तुम आईफा की बात कर रहे हो, जिसको 5 मार्च में ही कमलनाथ जी ने बोल दिया था अब आईफा नहीं होगा क्योंकि कोरोना आ गया। ठीक है ना। दूसरी बात क्या बोली उनने? दूसरी बात ये कह रहे हैं नर्मदा प्रजापति जी की पूरी सरकार, पूरे अफसरों को आपने झोंक दिया था कि कैसे इसको सक्सेसफुल बनाना है, और जैकलीन के जैक पर टिकी हुई थी पूरी सरकार। नहीं, ये तो मैं बोल रहा ना, ये ध्यान भटकाने वाली बात है। कोरोना से लड़ाई नहीं लड़ पा रही है भाजपा, पिछले 1 महीने से उनकी सत्ता है, वो लड़ाई नहीं लड़ पा रही है, लोगों की जान नहीं बचा पा रही है, तो उसको कैसे भटका? ऐसी जमातियों की बात कर रहे हैं हम। जमाती न मान के उनको मरीज माने, जात पात में न उलझाएं, धर्म अधर्म पे न उलझाएं। हम क्या मानव सेवा कर रहे हैं, क्या हमको बचा रहे हैं, क्या जमाती जो विदेश से आए हैं, विदेश मंत्रालय किसकी सरकार का है, किसने उनको स्वीकृतियां दी, बड़ा विषय है। बात यह है कि इस समय मानव सेवा की बात है। लेकिन नर्मदा भाई, लेकिन नर्मदा जी, आपकी सरकार के जब तक मंत्री रहे हैं, जब आप सरकार में विधानसभा अध्यक्ष के दौरान आपकी भूमिका थी, विधानसभा अध्यक्ष की उस सरकार में, कमलनाथ जी की सरकार में, बीजेपी का आरोप यह है कि आप लोग जमातियों को जमाई की तरह ट्रीट करते हो और खुलकर निंदा नहीं करते हो। दूसरा, मरकज के जब लोग आए और इंदौर में पत्थर फेंके जा रहे हैं, इंदौर पे टीम पर हमला किया जा रहा है, ये इसकी निंदा कौन करेगा? इसकी निंदा केवल बीजेपी वाले करेंगे, इंदौर वाले करेंगे, बीजेपी वाले करेंगे। आप सड़कों पर आए, ये मत करो। नहीं, और एक चीज बताइए, हम एक चीज बहुत साफ बोल रहे हैं कि हम जहां पे विरोध करना करते हैं। आज हमारे कितने पुलिस के कर्मचारी हैं जो इसमें पीड़ित हो रहे हैं, हमारे कितने स्वास्थ्य के कर्मचारी जो पीड़ित हो रहे हैं, उनकी बात करो ना। उनको कैसे ये फैल गई, और उनमें से 2 पुलिस वाले बेचारे हमारे टीआई चले गए, उनकी बात करो। इसमें देखो, जात पात मत लाओ। बीमारी न जात को देख के आ रही है, न पात को देख के आ रही है, बीमारी सबको एक जैसी आ रही है। हम वही बोल रहे हैं, ये लोग प्रदेश में सही दवाइयां, सही इलाज नहीं कर रहे हैं, और जिसके कारण मौतें बढ़ती जा रही हैं, पॉजिटिव के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। उस बात को छुपाने के लिए यहाँ वहां मत बहकाओ। हम साफ बोल रहे हैं फिर से कि सेवा करो। शासन में आए हो, सेवा करने के लिए आए हो, दाएं बाएं मुद्दा भटकाने के लिए नहीं आए हो। मुद्दा भटकाने से क्या किसी की सेवा हो जाएगी, या किसी की जान बच जाएगी? मुद्दा भटकाने से क्या पीपीए के तहत में नहीं बुलाई, क्या उससे जान बच जाएगी, क्या जांच नहीं हो पाएगी? ये आपका विषय है। आपके खुद प्रिंसिपल सेक्रेटरी पॉजिटिव हो जाते हैं, आप खुद उस पर कुछ एक पत्रकार तो संज्ञान ले लेते हो, दूसरे पे क्यों नहीं ले रहे? लेकिन नर्मदा जी वही तो मैं कह रहा हूँ, सवाल आपका नहीं है, सवाल बीजेपी का नहीं है, सवाल अफसरों का नहीं है। जब मुख्यमंत्री के तौर पर कमलनाथ ने अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तीफे की पेशकश की, उसमें एक सज्जन थे जो कोरोना पॉजिटिव थे। उन्होंने न केवल आपके मुख्यमंत्री को, तब के मुख्यमंत्री को संकट में डाला, बल्कि सैकड़ों पत्रकारों को संकट में डाल दिया। 14 दिन तक आइसोलेशन
सेल्फ क्वारंटाइन में चले गए बेचारे, ठीक, और वो जान का ठीक है। खतरा अलग। तो आपकी सरकार ठीक है। के समय भी तो वही लापरवाही हुई जो वो आप कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं हुई, अलग क्या है? बिल्कुल नहीं हुई। बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा और कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा अलग कैसे है प्रजापति जी? सुनिएगा, आपकी सरकार के तारीख समय, में, आपकी 3 सरकार मार्च के में समय मानी। जो सत्ता की मलाई खा रहे थे प्रजापति नहीं, जी, नहीं, 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 वो अब इस सरकार में नहीं, सत्ता की मलाई खाने लगे। अरे सुनिए ना, सुनिए तो अब आप 3 मार्च में पहली बैठक कमलनाथ जी ने ली और सभी कलेक्टरों को हिदायत दी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कि ऐसी ऐसी बात हो गई है, कृपया एहतियात बरतना शुरू कर दीजिएगा। ये 3 मार्च में बोला उनने, 3 मार्च में, खूब ध्यान रख लीजिए, 3 मार्च की बात कर रहे हैं। जो भाजपा वाले बार बार बोलते हैं कि क्या किया इनने, तो हमारी तैयारी 2-3 मार्च से शुरू हो गई। 6 मार्च में फिर हमने तैयारी की। 9 मार्च में ये सब लोगों को लेके हो गए बेंगलोर, 22 लोगों को लेके। उसके बाद हमारी 12 तारीख में बैठक हुई, सभी लोगों को निर्देश दिए गए फिर से कमलनाथ जी द्वारा। 13 तारीख की कैबिनेट में कोरोना के ऊपर चर्चा हुई, फिर सबको निर्देश दिए गए, और 16 तारीख में मैंने खुद विधानसभा स्थगित करके बोला कि पहले कोरोना से लड़ो। तब ये लोग डरोना चिल्ला रहे थे, क्योंकि लेकिन प्रजापति जी आपका सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। एक सवाल क्या लाजमी है तैयारी बता रहा हूँ प्रजापति जी, आपके विधानसभा स्थगित करने की वजह कहीं ये तो नहीं थी कि सरकार बची रहे। प्रजापति जी आरोप लग रहे थे आप पर, प्रजापति जी आरोप थे कि आप अपनी सरकार को बचाने के लिए स्थगित करना चाह रहे हैं, इसलिए वो बार बार राज्यपाल के पास जा रहे थे और वहां जा रहे थे। क्या छत्तीसगढ़ ने अपनी विधानसभा स्थगित नहीं की थी? क्या उड़ीसा ने अपनी विधानसभा स्थगित नहीं की थी? क्या महाराष्ट्र ने अपनी विधानसभा स्थगित नहीं की थी? मेरे पहले वहां की विधानसभाएं स्थगित हो गई थी, उसके बाद मैंने की है कोरोना को लेके। ये बिल्कुल थोपा और बिल्कुल असत्य मेरे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। मैंने लेकिन ये भी आरोप था प्रजापति जी, कोरोना का संकट था प्रजापति, कोरोना का संकट था, लेकिन आरोप क्या था प्रजापति जी? आप पूरी बात करिएगा, आप घंटे भर के लिए चर्चा कर रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप पर आरोप ये भी लगा था कि आपने मर्यादा के हिसाब से जो विधानसभा अध्यक्ष के पद की होती काम नहीं किया, बल्कि पार्टी के एक विधायक की तरह, पार्टी के एक नुमाइंदे की तरह काम किया और इस्तीफा स्वीकार नहीं किया। ये आरोप आप पर वो लोग लगा रहे थे कि आप इस्तीफा स्वीकार नहीं कर रहे हो, बाद में आपको दबाव करना पड़ा। उनका आरोप असत्य है। मैं अगर अध्यक्ष हूँ तो विधानसभा के अंदर जो लोकतंत्र का मंदिर है, उसका भी कर्तव्य है कि प्रदेश की जनता के बारे में सोचे। और कोरोना की बात लेके मैंने प्रदेश की जनता के बारे में सोचा, किसी पार्टी के नाते नहीं सोचा था, एक निष्पक्ष व्यक्ति के नाते सोचा था। हाँ, पार्टी के नाते भाजपा सोच रही थी, इसलिए वो बार बार राज्यपाल को ज्ञापन दे रहे थे। अब मैं ये बोलूं कि राज्यपाल किसी पार्टी का काम नहीं कर रहे थे, सिर्फ एसपी प्रजापति काम कर रहे थे पार्टी का। राज्यपाल ने भी पार्टी का काम किया। रात में 2-2 बजे नोटिस दिए गए, मेरे को विधानसभा बुलाने के लिए प्रताड़ित किया गया मेरे को। और जब वो पूरा नहीं हुआ तो मेरे को सुप्रीम कोर्ट में घसीटा गया। आज एक संवैधानिक पद के व्यक्ति विधानसभा अध्यक्ष को सुप्रीम कोर्ट एक संवैधानिक बेंच के ऊपर 2 संवैधानिक पदों पर लड़ाया जा रहा है। क्या ये लोकतंत्र है? संविधान मौन है, और इसके कारण कोरोना फैला है। इस देश में कोरोना और मध्य प्रदेश में इस कारण फैला है क्योंकि उस समय सरकार को अपना काम न करने दिया जा रहा था और जबरदस्ती राजनीति में घसीट के ये कर रहे थे कि तुम सरकार छोड़ो, कोरोना की तरफ ध्यान मत दो। ये आरोप है मेरा भारतीय जनता पार्टी के पास कि कोरोना लाने में सबसे बड़ा मूल कारण भारतीय जनता पार्टी है, प्रदेश से लेकर देश तक की। इसलिए जब कांग्रेस की सरकार चली गई, भाजपा बन गई, इसलिए 23 तारीख 22 तारीख में देश का प्रधानमंत्री लॉकडाउन कर रहा है। लेकिन प्रजापति जी आपका जो एक बयान है वो बहुत बड़ा बयान है, गंभीर आरोप है कि गवर्नर खुद पार्टी के प्रवक्ता की माफ कीजिएगा, पार्टी के एक नेता की तरह काम कर रहे थे और आप पर आरोप ये था कि आप पार्टी के संवैधानिक पद पे हैं, वो भी संवैधानिक पद पे हैं। कौन कैसा कृत्य कर रहा था देख लीजिए। लेकिन हम ये कहें कि राजनीति की मर्यादाएं टूट गई हैं, हम ये कहें प्रजापति जी की राजनीति की मर्यादाएं टूट गई हैं, गंगा नर्मदा यमुना में सबसे पानी बहुत बह गया है। राजनीतिक नहीं, संवैधानिक मर्यादाएं यहाँ से लेकर दिल्ली तक की टूट गई। तो आप कैसे जुड़ेंगी, कैसे कायम होंगी वापस? क्योंकि सत्ता में तो हमको ये नहीं पता चलता कि बीजेपी है कि कांग्रेस है, हमको तो लगता है कि
सत्ता के लिए सब एकजुट है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बीजेपी वाले कांग्रेस में है, मुखौटा किसका है, चेहरा किसका है, समझ ही नहीं आता, जनता क्या करे। चलिए मैं एक साधारण व्यक्ति की तरह आपसे पूछ रहा हूँ, साधारण इंसान की तरह पूछ रहा हूँ, आधार कार्ड का नंबर आपका भी है, आधार कार्ड का नंबर मेरा भी है, आधार नंबर से हमारी पहचान होगी, नाम से नहीं होगी, पार्टी से नहीं होगी। उस आधार नंबर के आधार पर मैं आपसे पूछता हूँ प्रजापति जी कि एक साधारण आदमी क्या करे, साधारण किसान क्या करे, मजदूर क्या करे, महिलाएं क्या करें, वो जिन पर अत्याचार होता है, वो गरीब श्रमिक लेबर क्लास है जो, वो क्या करे बेचारा। वो आपका चेहरा क्या है, आपकी पार्टी के नेताओं का मुखौटा क्या है, कल कौन महाराज थे, कल कौन शिवराज थे, आज कौन शिवराज के साथ महाराज मिल गए, किसने किसका चेहरा लगा लिया, एक चेहरे पर कितने चेहरे लगा लेते हैं लोग। जनता क्या समझे साहब, जनता को तो 2 वक्त का खाना चाहिए, कोरोना ने बता दिया है। छोटा घर, बिना गाड़ी के, साइकिल के, पैदल सब चलेगा, 2 वक्त की रोटी दे दीजिए, स्वच्छ हवा अपने आप मिल रही है, नर्मदा में पानी बचा हुआ होगा तो मध्य प्रदेश का भला हो जाएगा साहब। चलिए हरी जी मैं उत्तर दे दूं। जी हरी जी, हमको 5 साल के लिए जनता ने कार्यभार सौंपा था, इनने उनको भगा दिया। हम लोग, ये जनता के साथ अन्याय हुआ, हम लोगों के साथ नहीं हुआ है। कांग्रेस को जनता ने बिठाला था, इनने जनता के मैंडेट को नकारा है और हम लोग को भगाया। नहीं, नकारा आपके लोगों ने है। ना 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 प्रजापति जी, आप यहाँ गलत व्याख्या कर रहे हैं। मैं एक पत्रकार के तौर पर सवाल खड़ा कर रहा हूँ आपकी व्याख्या पर, और मेरा अधिकार है। दिलीप तिवारी बोल रहा हूँ, मैं संपादक की हैसियत से नहीं, एक पत्रकार की हैसियत से बोल रहा हूँ। जनता के चुने हुए विधायकों में से कुछ विधायक बिके, खरीदे गए, खरीद सकते हो, और वो आपके लोग थे, आपकी पार्टी के लोग थे। उन्होंने जो किया तो वो किया, अरे उन्होंने जो किया तो किया। प्रजापति जी, आपके लोगों ने अपना ईमान बेच दिया, वो कैसे गलत हो गए फिर? ठीक बोल रहे हैं, उनका ईमान जिनने खरीदा वो भी तो दोषी है ना। बिल्कुल दोषी है। जिस पार्टी ने उनका ईमान खरीदा ये तो तय जनता करेगी ना प्रजापति जी, जनता की अदालत में जाएंगे ना आप। अब दूसरा जो प्रश्न था तिवारी जी, आज की तारीख में किसान जो अपना गेहूं बेचने आ रहा है, उनको हम कैसे सुविधा दें? किसान का जो तौल हो रहा है, उनको समय पे कैसा पैसा मिले उनके खातों में, क्योंकि रोजमर्रा के जीवन यापन के लिए उनको पैसे की जरूरत है। किसान को सोशल डिस्टेंसिंग के नाते कैसे बोनी बखन्नी कर ले, हम इसकी सुविधा कैसे मुहैया करवाएं, क्योंकि 70% जनता तो गांव में रहती है। और गांव में एक बहुत बड़ी बात बताऊं फिर पंडित जी मैं आपको, जो हमारा रहन सहन है, हाथ धो के खाना खाने बैठो, बाहर से आए हो तो जूते बाहर उतारो और हाथ धो के फिर अंदर करके, हमारे यहाँ से ये सोशल डिस्टेंसिंग पहले से गांव में है, इसलिए भी गांव हम जरूर बचे हुए हैं। ये बहुत बड़ी हमारी सनातन धर्म की परंपरा है, जो परंपराएं चल रही उसके कारण कहीं ना कहीं हम लोग बचे हुए हैं। हाँ, मजदूरों को मजदूरी कैसे मिले, उनका काम कैसे मिले, कैसे वो डिस्टेंसिंग के तहत नीति और रणनीति हमको तैयार करनी पड़ेगी, सरकार को तय करनी पड़ेगी। हमसे सुझाव ले कि भाई इनको मजदूरी अगर हम दे रहे हैं तो रोटेशन में हर मजदूर को, हर घर के परिवार को रोटेशन में काम कैसे मिले ताकि उन तक पैसा पहुंचे। हमारी रणनीति ये भी होना चाहिए। आज हमारा किसान बहुत दिक्कतों में है, आज उसके पास पैसा नहीं है, अगर ये गेहूं बेचना पैसा नहीं तो वो खाद बीज कहाँ से खरीदेगा? उसके सामने ये दिक्कत खड़ी हुई है। उन किसानों के बच्चे शहरों में पढ़ रहे थे, जो शहरों से उनके घर तक नहीं पहुंच पाए हैं, उनकी चिंता किसानों की वो कि घर तक पहुंच जाए वो, ताकि वो अपने बच्चों को साथ में रख के पालन पोषण कर सके, क्योंकि बाहर पढ़ने भी तो पहुंचाया था। ये सब जवाबदारियां हैं आज हमारे सामने, और इनके साथ साथ हमारा सरकारी महकमा कैसे उनके इलाज के लिए, चाहे आशा कार्यकर्ता हुए चाहे दूसरे कार्यकर्ता हो जो स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हैं, जो मॉनिटरिंग करते हैं जच्चा बच्चा की, कैसे लोगों को एक्टिव करें ताकि सही रिपोर्ट हमारे पास आए। प्रजापति मेरे जो सहयोगी हैं नए, जो आपके भी सहयोगी हैं, एसोसिएट एडिटर हैं हरीश देवेकर, जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति पर पूरी पैनी नजर रखते हैं। हरीश, आरोप लगते थे कि ये सरकार के जो लोग हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, वो केवल ट्रांसफर, पोस्टिंग और रेत के कारोबार में लगे हैं, और ये सब आरोप लगते थे। तो आपका सवाल प्रजापति जी से क्या है कि नर्मदा में पानी बहुत बह गया, ये कह रहे हैं, इनके लोग जो है वो सत्ता के लालच में पाला बदल गए, सरकार गिर गई, और अब आप उम्मीद करते हैं कि बिल्ली के भाग से छिक्का टूटेगा, सिंधिया और शिवराज की लड़ाई होगी, वहां पर हम इनकी लड़ाई से जीत हासिल करेंगे।
तो आपका सवाल प्रजापति जी से क्या है, जो आप बड़ी बारीकी से नजर रखे हुए हैं इन हालात पर? कंट्रोल में कोविड नहीं है, कंट्रोल में कोरोना नहीं है, सरकार आउट ऑफ कंट्रोल अगर मान रही है, नहीं मान रही, विपक्ष कह रहा है ये नाकाम है, तो जनता क्या करे? जनता तो परेशान है बेचारी, कोरोना से भी और इनकी राजनीति से भी। बिल्कुल हरीश, हमारे पास चूंकि वक्त की भी कमी, अंतिम 2 मिनट है, आप अपना सवाल लीजिए। प्रजापति जी, मेरा सवाल ये है कि अब जो घटनाक्रम हो गया सबके सामने है, कोरोना को लेकर भी सामने है कि कांग्रेस ने क्या किया, भाजपा ने क्या किया। अब महत्वपूर्ण सवाल है, 24 उपचुनाव सीटें सामने हैं आपके, तो क्या जनता के सामने लेके जाएंगे, क्या बताएंगे जनता के सामने? क्या आप अपने विधायकों को क्यों नहीं रोक पाए? आपके विधायक कैसे चले गए? और क्या आपकी प्राथमिकता होगी, कैसे सत्ता में वापसी आने की रणनीति होगी आपकी? भाई बहुत सीधा और अच्छा प्रश्न है। जब जो खुद बिकने के लिए तैयार हो जाए तो उसको कौन रोक लेगा? उसको कोई नहीं रोक पाएगा। और कलयुग में तो आप जानते हैं, मतलब ये हुआ नर्मदा जी, इसका मतलब हुआ कि आपको अपने लोगों की पहचान नहीं है, आपकी पार्टी को पहचान नहीं है कि बिकाऊ माल आपने रखा क्यों था अपने पास? आपका इसका मतलब आपको पहचान नहीं है, आपकी लीडरशिप कमजोर है। ऐसा नहीं है। कभी कभी जब स्वार्थ आ जाता है, लोभ आ जाता है, लालच आ जाती है, और ये चीजें समय रहते हुए पैदा हो जाती हैं। हमने जब इनको अपने साथ रखा था, अभी नहीं, 20-20, 25-25 साल से हैं, मैं नाम नहीं गिनाना चाहता हूँ क्योंकि अब वो दल में नहीं रहे, उनकी राजनीति जमाने से शुरू हुई थी। अरे प्रजापति, लालच में क्या दिक्कत है? सेनापति तक चले गए, हम किसको क्या बोल दें? अरे आपके सेनापति थे कल तक, वो उनको तो उसने हराया जो जमीन पर बेचारा सेल्फी लिए घूमता था, सेल्फी खींचने के लिए, उन्हीं महाराज की, उसी ने उसने निपटा दिया। अब उन्हीं के पाले में जाके बैठ गए। कमजोर कड़ी तो आपके पास थी। देखिए, कमजोर कड़ी हमारे पास नहीं थी। खरीदार बहुत बड़े थे, बोली लगाने वाले बहुत बड़े थे। हम लोग कमजोर कड़ी नहीं थी, बोली बहुत ऊंची थी। अरे आप इंटरनेशनल बोली थी। सरकार पर आरोप था कि आप तो दिन रात ट्रांसफर में लगे रह गए, कोई काम ही नहीं कर पा रहे थे आप सरकार, ट्रांसफर पोस्टिंग में लगे रहे, सुबह एक लिस्ट, दोपहर को एक लिस्ट, शाम को एक लिस्ट। ये आरोप है कांग्रेस का। सिंधिया जी का भी आरोप है। सिंधिया जी ने सत्ता छोड़ते ही से, आपका साथ छोड़ते थे, सीधा आरोप लगाया कि केवल सरकार ट्रांसफर पोस्टिंग कर रही थी। आप कह रहे हैं वो कमजोर थे। ये गलत आरोप है। इसलिए है हर सरकार आके ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग करती है। क्या शिवराज जी भी नहीं कर रहे ट्रांसफर पोस्टिंग? इनके ऊपर लगाओ एलिगेशन आप कि शिवराज जी आप कोरोना का इलाज कर रहे हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग में लगे हो, लगाओ इनके ऊपर एलिगेशन। इनके ऊपर एलिगेशन लगाने में कतरा जाते हैं। भाई हर सरकार जब आती है, 15 साल बाद आए थे, हमको अपने अपने विभाग की व्यवस्था चाहिए नहीं चाहिए? हमको अपना प्रशासन दुरुस्त रखना नहीं रखना है? हमको अपने तरीके से शासन चलाना नहीं चलाना? हम लोग तो 15 साल बाद लौट के आए थे। ये तो अभी 15 महीने बाद लौट के आए और फिर ट्रांसफर होना शुरू हो गए। ये जरा एलिगेशन लगाने के पहले खुद के तरफ अंगूठा देख लेना चाहिए। बिल्कुल प्रजापति जी, बहुत धन्यवाद आपका। और प्रजापति जी, आप बताएंगे कि अब 24 वक्त की पाबंदी है, हरीश, वक्त की पाबंदी है, वहां से इंडिकेशन आने शुरू हो गए हैं और हम मंजिली के पास वापस चलेंगे। ब्रेक लेना पड़ेगा, मर्यादा है समय की। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो वक्त की चूंकि कमी है, लेकिन ये जरूर साफ है कि कांग्रेस पार्टी अब पूरी तरह से रणनीति बनाने में जुटेगी इन विधानसभा उपचुनावों को लेकर। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।